हेलो सभी लोग, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि अभी यूपी पेट के एग्जाम चल रहे हैं और 7 सितंबर यानी कि आज फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम आज हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन और उसका डिटेल्ड एनालिसिस देंगे। यहाँ पर आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो वेरीफाइड हैं और चेक किए हुए हैं, यानी कि उस आंसर पे आप विश्वास कर सकते हैं। अब देखो, भगवान कोई नहीं है, एक दो गलत हो सकता है, लेकिन आप 99% मान के चलिए कि इसके सारे आंसर्स सही हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जो हमारे पास पेट का सेट है ये शायद सेट बी है, सेट 2। ठीक है, इसमें पहले गद्यांश से शुरू किया गया है। तो जो का पहला क्वेश्चन जो है कि उपलब्ध ग्रंथों में से प्राचीनतम रचना भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है, जिसमें साहित्य के मानदंड के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की गई है। अब देखो, जब हम इस पैराग्राफ को देखेंगे, इस पैराग्राफ में जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो साहित्य के मानदंड के रूप में रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। किसकी? रस सिद्धांत की। तो इस पैराग्राफ से हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर क्या आंसर है पहले का? पहले का आंसर है बी, रस सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भामह, उद्धभट्ट, दंडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की है? तो हम इसको इसका आंसर ढूंढते हैं इस पैराग्राफ में। तो इसको देखो, भामा, दंडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में अलंकार, क्या है, अलंकार की प्रतिष्ठा की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, अलंकार। पैराग्राफ बहुत इजी आए हैं, हमें विश्वास है कि आपके सारे के सारे सही हुए होंगे। ठीक है, नंबर बी, 2 का बी आ गया। अब तीसरा देखते हैं। किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की? तो इसका आंसर है ए, क्षेमेंद्र ने। इसका आंसर क्या है? ए, औचित्य संप्रदाय की स्थापना। इसके अनुसार देखो, ये लिखा है क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की। ठीक, पैराग्राफ से आंसर निकालने होते हैं, अपने अपने देने होते हैं। कहां से निकालने होते हैं? पैराग्राफ से। हमने पैराग्राफ से आंसर निकाल लिया, क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की। अब चौथे पे आते हैं। तो तीसरे का क्या होगा? तीसरे का ऑप्शन ए। चौथे का क्या? भारत के परवर्ती आचार्यों ने विशेषता की संभावना को लेकर एक पैराग्राफ पूरा बाकायदा दे रखा है। इस पैराग्राफ का आंसर क्या होगा? अब देखो, इस पैराग्राफ को ए टू जेड में लो। यहाँ पे क्या लिखा है? रस निष्पत्ति। अब देखो, आचार्यों ने अनेक से रस सिद्धांत के विभिन्न अस्पष्ट स्थलों की विस्तृत व्याख्या की। देखो, पूरा वही सीधा सीधा मिल रहा है। इसका आंसर क्या हुआ? रस निष्पत्ति, यानी कि ए। फोर्थ वाले का भी ए, थर्ड वाले का भी ए, सेकंड और दूसरे का क्या है? दूसरे का बी। ठीक है, पहले वाले का आंसर क्या था? पहले वाले का आंसर भी क्या था? बी। तो हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 5वें पे आते हैं। परावर्ती युग में वामन द्वारा रीत संप्रदाय। अब देखो, इसका आंसर ढूंढना हमें कहां से है? आंसर हमेशा ढूंढना है पैराग्राफ से। देखो, रीत संप्रदाय करके यहाँ पे कुछ है क्या, जब आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो इसी पैराग्राफ से आएगा। ठीक है, इसमें इसका आंसर निकल के क्या आएगा आप देख लीजिएगा। इसका आंसर आपका ध्वनि है। ठीक, सी। कहां पर है आप देख लीजिएगा। देखो, ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की है। देखो ना, रीत संप्रदाय की परावर्ती युग में वामन के द्वारा रीत संप्रदाय की इन्होंने क्या किया, तथा आनंद इन्होंने द्वारा ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई। ठीक है, किसकी प्रतिष्ठा हुई? ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई। 5वें का सी। ठीक है, आप आराम से सारे आंसर्स निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ है, उसके आंसर कहां से कहां तक है? 6 से लेकर 10 तक। ठीक, इसमें भी गद्यांश दिया है, उसका आंसर निकालना। छठा गद्यांश मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लाइनिंग कर रखी है, आपको सीधा सीधा मैं आंसर ले चलता हूं। छठे का आंसर है ए। ठीक, इसका आंसर क्या है? ए। इस उपन्यास में प्रभावती की गायिका होने पर भी उसकी तुलना में उसका चरित्र अधिक प्रभावशाली है। किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली है? तो भैया, इसमें यमुना का चरित्र अधिक प्रभावशाली है। इसका आंसर क्या है? यमुना। ये लिखा है यहाँ पे, प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना में यमुना का चरित्र अधिक प्रभावशाली है। 7वां देखते हैं। प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है? संयोगिता के स्वयंवर के अवसर पर। ये लिखा देखो, संयोगिता के स्वयंवर के अवसर पर सशक्त सहायता देती है कौन? प्रभावती। ठीक, 8वें पे आ जाओ। देखो, 7वें का क्या हो गया? 7वें का बी। ओके, 8वां क्वेश्चन। प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ गंधर्व विवाह करती है, यानी कि 8वें का सी। ये कहां लिखा हुआ है? देखो, ये साफ साफ लिखा हुआ है, वीर नारी की तरह वह स्वयं ही राजकुमार से
गंधर्व विवाह करती है, यानी कि 8वें का शी। 90 पे आते हैं, प्रभावती किसकी बेटी है? प्रभावती महेश्वर की बेटी है। किसकी? महेश्वर की। यस, ओके। प्रभावती शासक महेश्वर की कन्या है। ठीक है सर। अब हम आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। यमुना किससे प्रेम करती थी? तो यमुना वीर सिंह से प्रेम करती थी। किससे करती थी? वीर सिंह से। साफ समझ, सेनापति वीर सिंह से उसका प्रेम था, यानी कि यमुना वीर सिंह से प्रेम करती थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रामर से, हिंदी व्याकरण जिसे कहते हैं। तो अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं, जिन भाई साहब ने भेजा है मुझे, अर्पण भाई साहब ने, उनका धन्यवाद। उन्होंने समय भेज दिया, उनके सारे के सारे क्वेश्चंस अभी तक सही हैं। ठीक है, 11 पे आते हैं। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। ठीक है, इसका आंसर हो गया घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि कनिष्ठ तो हो नहीं सकता, विचित्र भी नहीं हो सकता, झूठा तो कोई सीन ही नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी। 12 पे आते हैं। ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य विशेषण का उदाहरण है। कौन से विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक। क्यों गुणवाचक? क्योंकि पानी कैसा है? ठंडा। तो ठंडा क्या है? ठंडा पानी का गुण है। गर्म होता तो गर्म भी पानी का गुण होता। तो जो ठंडा या गर्म शब्द है, ये पानी की विशेषता बता रहा है। और कौन सी विशेषता? इसकी गुणवाचक। ठीक है, तो ये 12 का ए। 13 को देखते हैं, जल्दी जल्दी में आते हैं ना, टिक मारते रहना। ठीक है, अगर किसी का कोई और सेट है तो हिंदी वाला पोर्शन जो है उसको पहले हम लोग आप लिख लीजिएगा अपनी तरफ से। ठीक है, क्योंकि हम इसी सेट के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अंक में भरना। अंक में भरना मुहावरे का अर्थ है गले लगाना। ठीक है, तुमने सुना होगा कि कोई माता अपने बच्चों को अंक में भर लेती है। ठीक है, अंक में भरने मतलब प्रशंसा से नहीं, सॉरी प्रशंसा नहीं होता है, इसने लिखा बहुत पसंद होना नहीं। अंक में भरने का मतलब है बाहों में भर लेना, गले लगा लेना। ठीक है, अंक में भरना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दाता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग क्या है? तो भाई दाता का स्त्रीलिंग है दात्री। उपाय का विलोम क्या है? निरुपाय। ये तो बहुत सरल है, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत सरल, आप सभी के सही ही हुए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? अरे यार, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और हुआ कब था ये? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? सॉरी, किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो ही गया। किसकी मदद से की थी? चाणक्य की मदद से। कब की थी? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 1 में क्या है? अरे भाई, भारत के संविधान भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र के बारे में बताया गया है। किसके? संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। ठीक, भाग 1 में। अब आप क्या करना, अच्छा मुझे बताओ भाग 3 में क्या है? भाई भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में भाग 4 में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में फंडामेंटल ड्यूटीज है। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी। 4A जो कि बाद में जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, उसमें क्या है? भाई 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके द्वारा पार्ट 4A जोड़ा गया था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक, खैर इस पे आते हैं। तो 17 का डी। ओके, हाँ 18 पे आते हैं, जब प्राकृतिक गैस यानी मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो ये क्या उत्पन्न करती है? सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। इंग्लिश वालों भी अपने मिलाते हैं ना, बस मैं हिंदी को लेकर चल रहा हूँ और मिक्स लेके चल रहा हूँ मैं तो सीधा सीधा। डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा? डीआरडीओ। ये डीआरडीओ की बात हो रही है। डीआरडीओ द्वारा विकसित नाग मार्क 2, जो मार्क 2 है किस प्रकार की मिसाइल है? तो भाई जो मार्क 2 है ये फायर एंड टारगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। कैसी? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। फायर एंड फॉरगेट। कैसी? फायर एंड फॉरगेट, यानी कि फायर कर दो और भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप वो टारगेट पे पहुंच जाएगी। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ओके, यानी कि 19 का क्या है? 19 का डी। 20 क्वेश्चन पे आते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? भैया 23 जून को। जहां तक मैंने आराम से गूगल किया है, चैट जीपीटी का यूज किया है, वहां से सारे डाटा निकाला है। ठीक है, अब मैं गलत हूं तो सही कर देना अवश्य, आपका बहुत बहुत आभार पहले से ही। ठीक है, अगले पे आते हैं, शाह परमाणु भौतिक संस्था कहां पर है? शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इज सिचुएटेड इन कोलकाता। जो शाह इंस्टीट्यूट है ये कोलकाता में है।
अब आते हैं 22 नंबर पे, शिमला सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ? कौन सा शिमला सम्मेलन? एक था शिमला पैक्ट, एक है शिमला सम्मेलन। अब देखो शिमला पैक्ट कब हुआ है? शायद 1972 के आसपास हुआ है, ठीक, बहुत आजादी के बाद की बात है। लेकिन शिमला सम्मेलन कब हुआ? शिमला सम्मेलन हुआ 1945 में। अच्छा, शिमला सम्मेलन में हुआ क्या था? एक्चुअली शिमला सम्मेलन में उस टाइम पे जब पाकिस्तान की मांग चल रही थी, तो शायद उस मांग को या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो अलग अलग कमेटी बनी थी उसमें मुसलमान बाहर जा रहे थे, शायद मुस्लिम कमेटी जो थी, मुस्लिम लोग जो थे, मुस्लिम लीग थी, शायद उन सबको बुला के जो उस टाइम का गवर्नर जनरल था, जिसे वायसराय कहेंगे क्योंकि वायसराय लास्ट हो गया था, तो वायसराय ने उन सबकी मीटिंग की थी कि भैया तुम लोग ऐसा ना करो, मिलके काम करो। तो शायद उसी प्रयोजन के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, ठीक है। तो ये मीटिंग कब हुई? तो शिमला सम्मेलन, इसे कहते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस, इंग्लिश में देखना इसको जरूर, क्योंकि शिमला सम्मेलन हिंदी में 1972 वाला भी दिखाई देगा कहीं कहीं पे, गूगल करोगे तो इंग्लिश में क्या है? शिमला कॉन्फ्रेंस। भाई आजकल के पेपर्स में हिंदी ट्रांसलेशन कभी कभी किसी किसी शब्द का गलत भी हो जाता है। यूपीएससी यूपीपीसीएस में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस दिखाए गए हैं, इसलिए हमेशा इंग्लिश का उसका जो ट्रांसलेशन है उसको जरूर देखो, ठीक है। अगला आते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ? तो 1945 में हुआ। कब हुआ? 1945, आंसर बी। अगला आते हैं, ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? तो भाई ऋग्वेद 10,028 भजनों का संग्रह है। 24, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम में से नागरिक को किसकी गारंटी दी गई है? तो देखो जरा बेटा, जो 23 है, कौन सा 23 है, ये क्या करता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे बैन करता है, यानी कि ह्यूमन के जो ऑर्गन की ट्रैफिकिंग है वो नहीं होगी। और क्या करता है? फोर्स लेबर, जिसे कहते हैं बंधुआ मजदूर, यानी गिरमिटिया मजदूर, यानी कि बिना पैसे के खाली जबरदस्ती मजदूरी कराना है, तो जो वो काम पहले हुआ करते थे वो सब बैन करता है। कौन? आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 क्या करता है? आर्टिकल 24 करता है चाइल्ड लेबर, जो चाइल्ड लेबर है 14 ईयर से कम वाली, उसको बैन करता है। कौन? आर्टिकल 24, ठीक। तो 23 क्या करता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे बैन लगाता है और फोर्स लेबर पे बैन लगाता है। आर्टिकल 24 क्या करता है? चाइल्ड लेबर जो कि हजारडियस प्लेस पे होती है, जैसे कि पटक्के की फैक्ट्री वगैरह जो कारखाने होते हैं उनमें जो बच्चे काम करते हैं उन पे रोक लगाता है, ठीक। तो 24 क्या बोलता है? बैन ऑन चाइल्ड लेबर इन हजारडियस प्लेस। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है भाई? तो इसका है नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। बच्चों का रोजगार ना भाई, बच्चों को रोजगार गारंटी नहीं देता है, समानता का अधिकार भी नहीं देता है, शोषण के खिलाफ भी नहीं है, स्वतंत्रता के अधिकार भी नहीं देता है, ठीक है। किसके क्या देता है? ये बैन है किस पे? ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे बैन लगाता है और फोर्स लेबर पे बैन लगाता है और चाइल्ड लेबर पे बैन लगाता है, यानी कि लेबर वगैरह पे बैन लगाता है ये 23, 24। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 पे आते हैं, जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसका नियुक्ति किया गया? संजीव चड्ढा। ओके, ठीक ठीक, सही सही आंसर संजीव चड्ढा इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? मैं भी गलत लगा दिया। इसका आंसर आपका क्या है? नितिन भंडारी। 25 का ए कौन है? नितिन भंडारी। ये नहीं है, ये है जो जिसने पेपर भेजा उनका गलत हो गया है भाई साहब का, अर्पण भाई साहब का। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ए है, नितिन भंडारी, ठीक। 25 का ए। 26 पे आते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, लगाने का समय क्यों बर्बाद करोगे, खाली आंसर मिला लो। 26 का जो बी ऑप्शन सही है। 27 पे आ जाते हैं, क्रोना किस देश की मुद्रा है? तो क्रोना स्वीडन की मुद्रा है। किसकी है? स्वीडन की। 27 का भी ए और 26 का था, 26 का बी था। ओके, आते हैं 28 पे, 4 अंकों की संख्या, इसका आंसर बी, जो 9 से पूरी तरह विभाजित होती है, इसका आंसर बी। 29 पे आते हैं, राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में किस दिनांक को प्रस्तुत की गई? तो भैया 28 जुलाई सन 2000 को भारतीय कृषि नीति प्रस्तुत की गई। अगला, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का नेता कौन था? तो भैया भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का नेता थे एन.ए. बेसेंट। अब कुछ लोगों ने क्या लिखा है? एम.जी. नराडे। तो भैया एम.जी. नराडे कौन थे? समाज सुधारक थे एवं शिक्षा प्रचारक थे, ठीक है। ये थियोसोफिकल सोसाइटी के नेता नहीं थे। थियोसोफिकल सोसाइटी के नेता कौन थे? एन.ए. बेसेंट। एन.ए. बेसेंट ने बाद में एक और काम किया, ठीक है। एन.ए. बेसेंट ने किया और
तिलक ने किया, इन्होंने और किया, क्या किया था पढ़ के ऑप्शन में बताना, इन्होंने और इनका और रोल है इन दोनों लोगों के, क्या थे ऑप्शन में बताना, मतलब उसमें कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या थे, इन्होंने कुछ किया था अलग अलग, ठीक है, क्या किया था बताइएगा, ठीक है। 30 का ऑप्शन नंबर सी, एन बेसेंट, कौन है एन बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेता कौन है एन बेसेंट, ठीक है। 31 से 35 आप आंसर सीधा मिला दीजिए, 31 का सी, मैथ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं छोड़ चुका हूं, ठीक है। 31 का सी, 32 का ए, हमारे जो मास्टर साहब हैं मैथ के, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं मैथ, आप देखिएगा उनकी वीडियो पढ़ी है इसी यूट्यूब पे, ठीक है, तो उन्होंने बाकायदा मुझे टिक लगा के दिया है ये सब। 32 का ए, 33 का सी, ठीक, डीआई सॉल्व हुई है, आप डीआई सॉल्व करते रहिएगा आराम से। 33 का सी, 34 का सी। और हाँ, मास्टर साहब कह रहे हैं कि जो भी अभी तक देख रहे हैं सभी लोग भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा नया चैनल है, जिससे हमको बहुत मदद मिलेगी, ठीक। 34 का सी, ओके। 35 पे आते हैं, 2022 में, अच्छा ये भी डीआई का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी, 35 का डी। 36 पे आते हैं, 36 करंट का क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस क्लास 10th की फिजिक्स का, ठीक है, मैंने सॉल्व किया है क्योंकि इसमें क्या पूछा है, प्रतिरोधकता, मतलब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, इसमें सारी वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा डी, तो 36 का डी, 36 नंबर का डी। 37 का, जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर किसे माना जाता है, अरे कल का पेपर जब मैंने सेकंड शिफ्ट वाला कराया था उसमें इसका स्पष्ट आंसर मैंने अलग से लिखा था, क्योंकि उसमें 23rd तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह को पूछा गया था, ठीक है, तो जो मैंने प्रतीक चिन्ह बताया था, तो फर्स्ट तीर्थंकर कौन है और 24th कौन है, ये मैंने दोनों वहां पे लिखे थे, ठीक, तो वहां पे मैंने इसका आंसर बताया भी था, वही क्वेश्चन जो कहती हुआ गया 27 का डी। अब आते हैं 30 क्या है, लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है, तो 31 दिसंबर को कौन सा होगा, मास्टर साहब आपने इसका आंसर नहीं लगाया सर। 38 लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है, फोटो ले लो, ओके, चलो 39 पे आते हैं, 39 उसको मास्टर बता देंगे बाद में, हम लोग 39 पे आते हैं, ओके। आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए, 38, क्वेश्चन नंबर 38, ओके। तो 39 की बात करते हैं, द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर फर्स्ट हेल्ड इन विच सिटी, तो भैया ये हुए हैं आपके एथेंस में, एथेंस कहां पड़ता है, एथेंस पड़ता है ग्रीस में, एथेंस एक ग्रीस की सिटी है, ओके, और कब शुरू हुआ 1896, ओके, एथेंस में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई। अब आते हैं 40 पे, इसका आंसर जो है, इसमें 2-3 आंसर इसके हो सकते हैं, गेहूं, धान, मूंग, ओके। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर ठीक है, और जब मैं इसका पढ़ रहा था गूगल पे तो उसमें साफ साफ लिखा था, क्योंकि मैंने इसका रिसर्च मैं देखता रहा, तो मुझे इसरो की वेबसाइट पे इसकी रिसर्च में मुझे नहीं मिला ज्यादा, तो मैंने गूगल किया इसको, तो उसमें लिखा था धान, गेहूं, मूंग इत्यादि, तो इत्यादि में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में क्या है, हमारे पास ऑप्शन में गेहूं है, ओके, और ये गेहूं दिया भी था, धान दिया था, गेहूं दिया था और मूंग दिया था, यानी कि इसरो ने अंतरिक्ष में कौन कौन से फसलों को सफलतापूर्वक उगाया है, उनमें धान, गेहूं, मूंग इत्यादि था, ओके। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हमारे पास हमारे हिसाब से बी, 40 का बी, हाँ, और 38 का आंसर आ गया, इसका आंसर पहले से लगा हुआ है गुरुवार, यानी कि 38 का क्या है, 38 का बी, ओके। लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है, तो 31 दिसंबर का सप्ताह का पहला दिन कौन सा होगा, गुरुवार होगा, ओके। 38 का बी, चलो 40 वाला क्या हो गया, 40 वाले का बी, गेहूं, ठीक। अब आते हैं अगले पे, देखो अगर कहीं पे मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि उससे क्या होगा, जो और बच्चे देख रहे हैं उनकी हेल्प होगी, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा तो उनका सही हो जाएगा, ओके सर। और जिन्होंने किया है लास्ट वीडियो में उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगता है यार। चलो इस पे आते हैं 41 से 45, डीआई है, सर ने सॉल्व कराई है, आपने भी सॉल्व की होगी, हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारी लिमिट से बाहर है भाषा, तो हम खाली इसका आंसर बता दे रहे हैं। 41 का बी, ठीक, 42 का डी, हमारे मास्टर साहब ने डीआई पढ़ाई भी है, एसएससी का जो बैच चलाया है हम लोगों ने पीवाईक्यू वाला, उसमें शायद डीआई के क्वेश्चंस कराए हैं, अगर किसी को समझ ना आ रहा हो डीआई तो वहां से जाके देख सकता है, बढ़िया से मास्टर साहब ने डीआई पढ़ाई है, ठीक है। तो हाँ 42 का
हमारे पास 42 का ऑप्शन है डी। ओके, 43 43 43 का बी। 44 44 पे आते हैं, 44 का ए, 44 का ए। 45 का 45 का सी, 45 का कौन सा है, 45 का सी। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न कौन सा है। अब देखो इस क्वेश्चन पे लोग अलग अलग अपने व्यू रख सकते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ मान सकते हो इसको। हो सकता है यूपी पीसीएस अभी जो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम करा रही है उसका आंसर इसका कुछ और हो, हम कुछ और बताएं। ठीक है, इसको जब क्वेश्चन को सही से देखो, इनमें भिन्न कौन सा है। देखो खट्टा, मीठा, बेस्वाद, नमकीन, ये चारों हैं, ये भी किसी चीज का स्वाद ही बताते हैं। जैसे हम कहते हैं खट्टा है, फल खट्टा है, या फल मीठा है, या फल नमकीन है, या खाना नमकीन है, या फिर खाना बेस्वाद है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये सारे क्या है, सारे किसी चीज का स्वाद बताते हैं। तो इसका आंसर अगर हम इस एंगल से देखते हैं कि सारे सारे क्या है, किसी चीज का स्वाद बताते हैं, तो फिर क्या होगा इसका ऑप्शन का आंसर, इसका ऑप्शन ई होगा। ओके, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ई है। जैसे कल वाले क्वेश्चन में भी एक प्रश्न था, उसमें चमगादड़, तोता ऐसे करके कुछ था, तो हमने उसका चमगादड़ लगाया था। ठीक है, क्योंकि वो रात में उड़ता है, बाकी सब दिन में उड़ते हैं। तो उसमें भी एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो उसमें मैंने कहा था कि यार ये पता नहीं कुछ भी हो सकता है, इनमें से नन ऑफ द अबव हो सकता है, क्योंकि हम देखेंगे वो सारे पंछी थे। अगर सारे पंछी हैं तो उसमें भिन्न कोई है ही नहीं, सारे के सारे पंछी हैं। लेकिन अगर और डीप जाएंगे तो हाँ, चमगादड़ रात में उड़ता है, बाकी सब दिन में उड़ते हैं। तो मैंने कहा था इसका चमगादड़ हो सकता है। ठीक, और मैंने चमगादड़ ही लगाया था कि मेरी तरफ से चमगादड़ सही है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करेंगे तो मेरी तरफ से नन ऑफ द अबव सही है। इसका बेस्वाद, बेस्वाद भी यानी टेस्टलेस भी हो सकता है, इस पे मैं 100% श्योर नहीं हूं। मेरी तरफ से बेस्वाद है, क्योंकि और सब स्वाद ही बताते हैं एक तरफ से। शालीमार बाग कहाँ स्थित है भैया, ये मुझे लगा कि श्रीनगर में स्थित है। तो जम्मू एंड कश्मीर नहीं, हाँ श्रीनगर में स्थित है, जम्मू और कश्मीर के आसपास कहीं पे है शालीमार बाग। ओके, अगला आते हैं 48। जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ हो रहा होता है तो उससे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है भाई। ठीक है, कौन सा भाग उसे पोषक तत्व प्रदान कराता है, तो भाई उसे प्रदान कराता है प्लेसेंट। कौन सा, प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर बी, 48 का बी। 49 पे आओ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, भाई सब करते हैं। देखो तिब्बती पठार भी करता है, तिब्बती पठार क्या करता है, उधर से गर्म हवाओं को नहीं आने देता है, बरसात, तेज बरसात को भी नहीं आने देता है, सॉरी गर्म नहीं, ठंडी हवाओं को नहीं आने देता है इंडिया की तरफ। ठीक है, कभी कभी बरसात को क्या करता है, बरसात को इंडिया से बाहर जाने नहीं देता है, उस पठार से टकरा के बरसात हो जाती है, तिब्बत का पठार। ठीक, कौन सा है, जब महाराष्ट्र वाला इलाका, यही पठार तिब्बत का है, उससे टकरा के बरसात भी होता है। कोस्टल एरिया में बरसातें होती हैं तिब्बत के पठार के कारण भी। ठीक है, जेट स्ट्रीम जो ऊपर चलती है, आराम से पढ़ना बैठकर, जेट स्ट्रीम अच्छा टॉपिक है। सबसे ऊपर चलने वाली स्ट्रीम होती है, सबसे फास्ट भी चलती है ये। ठीक है, बहुत फास्ट चलती है जेट स्ट्रीम ऊपर। ठीक, वो भी क्या करती हैं, वो भी इंडियन मानसून को इफेक्ट करती हैं। एल लीनो ना लीना, एल लीनो और ला नीना दोनों अलग अलग हैं। ये क्या है, ये कोई एयर फेयर नहीं है, ये क्या है, ये है ना किसी प्लस का नाम है। एल लीनो और ला नीना एक फिनोमिना है, ये फिनोमिना भी इंडियन मानसून को इफेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि सब करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। 49, स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था, बिल्कुल ठीक, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही हर चीज की जड़ होती है। तो स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था, बिल्कुल सही, क्योंकि यह स्वदेशी उत्पादों का प्रोत्साहन करता था। अगर स्वदेशी उत्पादों का प्रोत्साहन देगा तो बाहर से आना कम होगा, इंडिया में रोजगार उत्पन्न होगा। तो मूलतः क्या है, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देना, यानी कि 50 का बी। 51, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या था। इसका विषय था भूमि को पुनर्स्थापित करना और अवसरों का लाभ उठाना। 51 का ए, 51 का ए। 52 भाई रीजनिंग का है, मेरे को समझ नहीं आती, इसका आंसर क्या है, आंसर बी, कजन। 52 का बी। 53 से 57 डीआई है, हम इससे हाथ जोड़ते हैं डीआई को, भैया प्रणाम करते हैं, हम पे नहीं होने वाली, माँ साहब ने कर दिया है।
आंसर बता दे रहा हूं। 53 का बी, 54 54 का सी, 54 का सी, ठीक। 55 का सी, सॉरी 54 का सी हो गया, ठीक है यार, मैं दोनों में लगा दिया। 54 का क्या है, 54 का सी है, और 55 का क्या है, 55 का ए है, 55 का ए। 56 पे आते हैं, 56 का आंसर क्या है, डी, 56 का डी। 57 का, 57 का भी डी है, ठीक। 15 13 अनुपात 4। ओके, अब आते हैं अपने डोमेन में, ठीक। संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है, यूनिफाइड यूसीजी, ओके, समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफाइड सिविल कोड, ठीक। अभी न्यूज में चल रहा है, हो सकता है आने वाले यूपीएससी के पेपर में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। आराम से पढ़ लेना भैया, ध्यान से पढ़ लेना, और हो सकता है कि हम भी यूपीएससी का पूरा बैच चलाएं जीएस वगैरह का इसी पे, लेकिन पीवाईक्यू तो जरूर कराएंगे, ठीक है। आप अगर इसमें चाहो तो कनेक्ट हो सकते हो, आपको यूपीएससी के सारे पेपर जो प्रीवियस ईयर हुए हैं 17 21 वो सब आपको मिलेंगे शिफ्ट वाइज सारे के सारे, और उनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हम, ऑप्शन का भी एनालिसिस करेंगे, ओके। 59 पे आते हैं, तो हाँ 58 का हो गया, 58 का बी। 59 पे आते हैं, मैथ का है इसका आंसर सी, क्योंकि मैथ मुझे आती नहीं। 60 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, कहां पर दो सदनीय विधानमंडल नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। देखो बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो सिस्टम है वो क्या है, तुमने सुना होगा, विधानसभा लोकसभा, स्टेट में क्या, सेंटर में क्या है, लोकसभा राज्यसभा, सेंटर पे क्या है, लोकसभा राज्यसभा, दो हो गए बाइकैमरल, इसे कहते हैं बाइकैमरल। लेकिन जो स्टेट हैं, सारे स्टेट ने द्विसदनीय विधानमंडल नहीं अडॉप्ट किया है, कुछ ने किया है। जो कुछ ने किया है, कौन कौन, किसने किसने किया है, वो जो कुछ स्टेट ने किया है, कितने ने किया है, 7 स्टेट ने किया है द्विसदनीय विधानमंडल, 7 ने किया है, बाकियों ने अडॉप्ट नहीं किया, बाकी में खाली एक ही विधानमंडल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाकी के हैं वहां खाली एमएलए होते हैं, एमएलसी नहीं होते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वहां पे नहीं होते हैं, खाली 7 में होते हैं, ठीक। खाली 7 स्टेट है वहां पे एमएलसी होते हैं, बाकी में एमएलसी नहीं होते हैं। वैसे ये पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज होता है मोस्टली, लॉलीपॉप देने के लिए, भैया जो जिसे हम एमएलए का टिकट नहीं दे पाते हैं उसे बाद में एमएलसी बना दिया, ठीक है। तो एमएलसी बनाना सरकार के हाथ में होता है, ये मानो कि इसको लोग पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं कि एमएलसी जब पोस्ट ऑफ लॉलीपॉप, किसी को नाराज नहीं करना तो भैया तुम्हें एमएलए की टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, एमएलसी बन जाओ, ठीक है। खैर वो अपने डोमेन का नहीं है, इसका बात करते हैं। 60 किस राज्य में द्विसदनीय मंडल नहीं है, तो राजस्थान में नहीं है, क्यों, क्योंकि जो 7 स्टेट है जहां जहां है, कौन कौन सा है, तेलंगाना में है, ठीक, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना एक ओके, महाराष्ट्र 2, उत्तर प्रदेश 3, हमने लिख दिया यहाँ पे, बिहार 4, आंध्र प्रदेश 5, कर्नाटका 6 और वेस्ट बंगाल 7, इन 7 में है, इन 7 के अलावा किसी भी स्टेट में नहीं है। आपको पूछे जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में नहीं है, ठीक। अब हम पूछे मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में भी नहीं है, ओके। खैर 60 का आंसर सी। आते हैं 61 पे, यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि 61 का ए, 61 का ए। इसका 60 का क्या था, 60 का सी था राजस्थान, 61 का ए। 62 पे आ जाओ, एपीईसी का मुख्यालय कहाँ है, सिंगापुर। एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग, हेडक्वार्टर ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, सिंगापुर में है। 63 क्वेश्चन को देखते हैं, हु कंसीड, हिंदी में पढ़ देते यार, ओके, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्यादा हैं। तो निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण माना जाता है, किसने कहा, मार्क और एंगल्स ने कहा, ठीक है। यानी कि 63 का सी, मार्क एंड एंगल्स। मार्क्स की थ्योरिया है, मार्क्स की बड़ा गजब है यार, पढ़ना, जिसे पढ़ना हो, जिसे फिलोसफी में इंटरेस्ट है, मार्क्स को पढ़ना। कार्ल मार्क्स, नाम क्या पूरा, कार्ल मार्क्स, क्या गजब गजब फिलोसफी है। खैर कार्ल मार्क्स की फिलोसफी है, तो उसका 63 का सी।
64 पे आते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन है, फॉर्मूला यूज होगा P इक्वल्स टू वी आई। ठीक, तो वन वाट, वाट क्या होता है तुम खुद बताना अब सर। P इक्वल्स टू फॉर्मूला यूज होगा, इसका वन वाट किसके बराबर है, वन वाट बराबर है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, यानी कि 64 का बी। एम्पेयर क्या है, एम्पेयर करंट है। जूल क्या है, जूल एनर्जी, पावर। ओके सर, खैर 64 का बी। 65 पे आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कभी, शुरुआत कभी। शायद यही क्वेश्चन कल की फर्स्ट शिफ्ट में भी था। कुछ इधर उधर शब्द थे, लेकिन 98% मुझे यहां तक याद आ रहा है कल की फर्स्ट शिफ्ट में यही क्वेश्चन था। ठीक, ये कब हुआ है, 1952 में। तो 65 का सी, 1952। खैर 66 पे आते हैं, दक्षिण एशिया का पहला नगरीय सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। बहुत सरल क्वेश्चन है, तो 66 का डी। ओके, 67, 55वीं विश्व आर्थिक मंच बैठक कहाँ हुई, तो भैया ये हुआ है दावोस में। कहाँ पे, दावोस। दावोस कहाँ है, दावोस स्विट्जरलैंड में है। ओके, यानी कि 67 का डी। 67 का डी। 68 पे आते हैं, जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी किसके लिए है, हरित क्रांति के लिए है, यानी इसका आंसर ए। अब देखिए और ऑप्शन में देख लो जरा, श्वेत क्रांति किस लिए है, श्वेत क्रांति कब हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तब श्वेत क्रांति हुई थी। और श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, श्वेत क्रांति में क्या किया गया था, दूध का उत्पादन बढ़ाया गया था। श्वेत क्रांति किसके लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए। ब्लू रिवॉल्यूशन, अरे ब्लू रिवॉल्यूशन, इस पे हमारी एक रील भी है, अभी हम लोग डाली है कुछ दिन पहले रील, ब्लू रिवॉल्यूशन पे देखिएगा, उसमें डाटा है यूपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए। तो ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब है पानी के अंदर, यानी पानी से रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमी है उसे ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि शिपिंग थ्रू वाटर ब्लू इकोनॉमी में आती है, फिशिंग मछली पालन ब्लू इकोनॉमी में आता है, डीप सी माइनिंग जो आजकल हो रही है, डीप सी माइनिंग समुद्र के अंदर खुदाई हो रही है, उसे मिनरल्स निकालने हैं, क्रिटिकल मिनरल्स निकालने हैं, वो सब क्या है, डीप सी माइनिंग, फिशिंग, ये सब क्या किस में आते हैं, ब्लू इकोनॉमी में। यानी कि ब्लू इकोनॉमी मतलब है समुद्र या फिर जल से जो हम काम कर रहे हैं, अपने इकोनॉमी चला रहे हैं। अगला क्या है, एक और शब्द है रेड इकोनॉमी, सॉरी इसे बोलते हैं रेड रिवोल्यूशन या फिर रेड इकोनॉमी, रेड रिवोल्यूशन कुछ भी कह लो। इसका मतलब क्या है, नया नया, तुम्हें भी नया लग रहा होगा, मुझे भी नया लग रहा था, मैंने भी देखा इसको भाई, मैं कोई सर्वज्ञाता नहीं हूँ। रेड रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, इसमें सब्जियों और फलों के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई है, किसके, सब्जियों और फलों को। तो रेड रिवोल्यूशन किससे आगे कभी भी आए, रेड रिवोल्यूशन सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ाना। ब्लू मछली पालन, डीप सी ओशियन में जो उत्खनन हो रहा है, माइनिंग हो रही है, उससे उसका श्वेत क्रांति दूध का उत्पादन। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी, सीड फर्टिलाइजर, क्योंकि हरित क्रांति में क्या क्या गया है, हरित क्रांति में अनाज का उत्पादन बढ़ाना, यानी कि हरित क्रांति शुरू कहां से हुई थी, हरित क्रांति शुरू हुई थी पंजाब से। कल का क्वेश्चन याद करो, मैंने इसमें साफ साफ बोला भी था, कल के क्वेश्चन में एक प्रश्न था कि सबसे अधिक पानी कहां से निकाला गया जिससे कि प्रॉब्लम आ रही है, पंजाब से। क्यों, क्योंकि वहां पे हरित क्रांति का शुरू हुआ था, तो लोगों ने सिंचाई के लिए बहुत पानी निकाला, पेड़ों की सिंचाई के लिए, मतलब पेड़ों नहीं, फसलों की सिंचाई के लिए, तो उससे क्या हुआ, वहां पे पानी की कमी हो रही है। तभी देखो ना, तभी तुम आजकल देखोगे वहां पे क्या हो रहा है, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। खैर इस पे आते हैं 68 का आंसर क्या है, 68 का आंसर ए। 69, रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करता है, रात्रिचर होकर, क्योंकि रात में टेम्परेचर राजस्थान का बहुत डाउन हो जाता है। ठीक, रेगिस्तान का, राजस्थान रेगिस्तान कुछ भी बोलोगे, हाँ रेगिस्तान अलग है, राजस्थान अलग है, लेकिन हाँ रेगिस्तान का टेम्परेचर जो है रात में बहुत डाउन हो जाता है, कहीं कहीं तो माइनस में पहुंच जाता है, कहीं कहीं तो माइनस में ही पहुंच जाता है यार, लेकिन हाँ डाउन हो जाता है। तो उससे क्या होता है, अगर रात में कोई जानवर निकला तो धूप होगी नहीं, तो उसे प्यास बहुत कम लगेगी। ठीक, और आगे जो बताइए इसका आंसर सी, रेगिस्तान में जानवर पानी का संचय कैसे करता है, सी ऑप्शन, रात से रोके एवं गाढ़ा मूत्र विसर्जन करके। मूत्र विसर्जन से हमें याद आ गया चतुर वाला सीन। खैर 69 का सी, चतुर वाला सीन तो याद ही होगा यार, 3 इडियट का है। 69 का सी,
70 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है? भारती दयाल। 70 का सी, भारती दयाल। 71 पे आते हैं। बिंझिलल अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पे है? भाई ये केरला में है। अब इसके आगे 72 रीजनिंग का है मेरे बाहर, इसका आंसर बी। 72 का बी, हाँ 71 का क्या था? केरला, ऑप्शन नंबर बी। ओके, 73 से 77 DI है। हमें पूरा विश्वास है कि आपने सॉल्व किया होगा और आपका सब क्वेश्चन के आंसर सही होंगे। ठीक है, आंसर बताते हैं हम। 73 का ए, 73 का ए। 74 का उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 7:9। क्या आ रहा है? 7:9, जो कि इनमें से कहीं नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, 74 का ई। 75 का डी। ओके, 75 का डी। 76 का फिर डी है, और 77 का क्या है? 77 का भी ई है। 77 का ई है, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 14,775, और 14,775 कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आज का आंसर हो जाएगा ई, 77 का ई। ठीक, 78 पे आते हैं। मैथ का है, सर ने लगा लिया है, इसका आंसर है बी। ठीक, अब 78 हो गया। 79, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब स्थापित हुआ? 1770 में। 1770 में। ओके, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ना कुछ ज्यादा कुछ समझाना है। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब देखो, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भैया उत्तराखंड का है। किसका? उत्तराखंड का। तो 80 का डी। मुझे भी पहले लगा था यार इसका हिमाचल प्रदेश तो नहीं है, तो क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा था कि हिमाचल या उत्तराखंड, तो मैंने फटाक से चेक किया था, हिमाचल का कुछ और निकला। ठीक, ये किसका है? उत्तराखंड का है। गढ़वाली किसका है? उत्तराखंड का। गढ़वाल जो चरवाहा हुआ करते थे उत्तराखंड के ही हैं, इसका मतलब। खैर, थे नहीं, हैं, गढ़वाल चरवाहे हैं। 80 का डी। 81 पे आते हैं। मेनाजाइट्स, साइंस का क्वेश्चन है, शायद 9th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इसका आंसर है ए, थोरियम। ठीक, 80 का ए। मेनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। 82 से 83 पैराग्राफ है। ठीक, इसका आंसर ढूंढना है। हिंदी वाला मैंने करा दिया, इंग्लिश वाला भी कराए दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है? 82 से 83। ओके, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग फ्रैक्शन? किसका? बेनिफिट ऑफ रीडिंग फ्रैक्शन आपने कर रखा है, मुझे पूरा विश्वास है। मैं भी एक बात बता दे रहा हूं, मैंने इसको लाइनिंग कर रखा है सीधा सीधा। रीडिंग फ्रैक्शन इंप्रूव एम्पैथी। ओके, क्या करता है? एम्पैथी को इंप्रूव करता है। ये इसका आंसर है, इंक्रीज एम्पैथी, यानी कि 82 का डी। इंप्रूव माने अच्छी करना, इंक्रीज माने बढ़ाना, अच्छी करना बढ़ाना, कहीं ना कहीं ठीक ही है। ठीक, 82 का डी। 83, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ पैसेज? रीडिंग हेल्प इम्प्रूव वोकैब एंड नॉलेज। देखो क्या लिखा है, रीडिंग इज मोर देन जस्ट अ वे टू पास टाइम, इट पावरफुल टूल दैट ओपन डोर टू न्यू वर्ड्स, यानी कि वोकैब, वर्ड्स मतलब वोकैब, आइडियाज एंड नॉलेज। इसमें और आगे लिखा भी है इन्होंने, कितना सरल सरल तुम्हें हलवा दे दिया, सीधा सीधा यूज कर दिया है। स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरीज, पीपल हु रीड रेगुलरली ऑफन हैव स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरीज। का शब्दकोश अच्छा होता है, यानी कि 83 का ए। 83 का ए। 84, चूज द अपोजिट वर्ड। एंटोनियम, यार किसका करना है? विक्ट्री। विक्ट्री माने जीत। पबजी खेलते उसमें लिखा था लास्ट में विक्ट्री। ओके, और जो नहीं आते उनके माता डिफीट, तो इसका ऑप्शन क्या है? डिफीट। 84 का बी। ये मैंने कहा ना पबजी खेला करो, लेकिन पबजी जो खेलते उन्हें पता होगा अगर जीत जाओ तो विक्ट्री आता है, जो जिसका चिकन डिनर होता है, और जिनका नहीं होता है उनका डिफीट लिखा जाता है, हार गए। तो विक्ट्री का अपोजिट डिफीट। 85, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म। ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट, इसका हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट। ओके, 85 का सी। 86, चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड ग्रेसियस, ऑप्शन सी। ओके, तो 85 का सी है, 86 का भी सी ही है। 88 पे आते हैं। अरे यार सारनाथ है इसका, तो सीधा सीधा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कौन बुद्ध? महात्मा बुद्ध। कौन सा धर्म? बुद्धिज्म धर्म। ओके, सारनाथ में। और बुद्धिज्म में कौन कौन से हैं? पीताम्बर, दिगंबर। बुद्धिज्म में कि जैनिज्म में है? बताना मुझे ऑप्शन में कि
जो दिगंबर वगैरह सेट्स हैं किसमें, बुद्धिज्म में है कि जैनिज्म में है, बताना। खैर 87 का सारनाथ यानी कि सी। 88 आईसीसी वर्ल्ड कप टेस्ट वाला किसने जीता, दक्षिण अफ्रीका ने जीता, जो अभी 25 में हुआ था। 88 का ए। अर्पण भाई बताने की चूक गए, हमारे अर्पण भाई बहुत अच्छा मैच कभी देखा करते थे, खेला करते थे, उन्होंने आंसर लगाया ही नहीं। खैर मैं बता दे रहा हूँ 88 का ए। 89 का मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फोर्स लगा गया है, लेकिन इसका सही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। पूछा क्या है, किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड, देखो भूजल बोर्ड यानी कि जल से संबंधित है, तो जल से संबंधित कौन सी मिनिस्ट्री होती है, जल शक्ति मिनिस्ट्री। ओके, सर लगा गया इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जीव जंतु से रिलेटेड कुछ होता, डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड कुछ न्यूज होती, तो वो सब में ये होता, लेकिन इसमें तो जल है ना, जल शक्ति साफ साफ ऑप्शन भी है, उसमें वर्ड भी यूज है भूजल, केंद्रीय भूजल बोर्ड। तो कहां पे भैया, इसका आंसर है डी, 89 का डी, 89 का डी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। मंत्रालय मोस्टली यार देखना जो रिपोर्ट्स आती है उनमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा शब्द दिख जाएगा जो सीधा सीधा मंत्रालय से जुड़ा हुआ होगा, ठीक, वहां से एजम्पशन गेस लग जाता है, तुक्का लग जाता है, इस समय तो हमने बहुत लगाए हैं, इसी में पता है। 89 हो गया। 90 मैथ का क्वेश्चन है, सर ने लगा दिया है 90 का बी, 91 का डी। ओके, मैथ का क्वेश्चन सर ने लगा दिया है। 92 का आता है, जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन, भैया अम्ल में जब कहीं घोला जाता है तो अम्ल मतलब एसिड जब घोला जाता है तो उसमें से H+ आयंस निकलते हैं, कौन से H+। एग्जांपल देखो HCl क्या है, HCl एक एसिड है, जब तोड़ते तो क्या होगा, जब इसे तोड़ेंगे तो इसमें निकलेगा H+ और Cl-, ठीक है, H+ Cl- निकलते हैं, इसलिए मतलब इसका मतलब क्या है कि जब पानी में घोला जाता है गल में तो पॉजिटिव चार्ज H+ आयंस निकलते हैं। सर लगा के आए हाइड्रोजन गैस, वो गलत है, H+ आयंस निकलते हैं उसमें से। हो गया, तो 92 का डी, 92 का डी। 93 अमेरिका का राष्ट्रीय पंछी कौन घोषित किया गया आधिकारिक तौर पे, ब्लैड ईगल। इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं, वन लाइनर है, अभी न्यूज में था इसलिए पूछ लिया गया। ठीक है, कौन सा, शक्ति और ताकत के प्रतीक में किस पंछी को दिसंबर 2024 में करंट न्यूज में था आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पंछी घोषित किया गया, किसे किया गया, बाल्ड ईगल। 93 का ए। 94 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य और न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। इसका आंसर मैंने अभी तक नहीं देख पाया है, सर जी इसका आंसर बता दीजिए 94 वाले का। यार मैं इसका बताना लिखना भूल गया, क्या, एक सेकंड होल्ड कर लीजिए प्रभु, भाग नहीं रहे हैं कहीं पे, आप भी देख लो यार, तुम्हारा तो पता होगा, जिसको पता है भाई कमेंट पे कर दो, मैं जल्दबाजी में लगाना भूल गया, अभी मैंने देखा। ठीक है, जिसको पता है कमेंट में दे दो, तो मैं और बता रहा हूँ। 94 का आंसर आप दीजिए सर। 95 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। अब तेरा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है क्या, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है क्या, डिमांड ऑफ पाकिस्तान जब हुई थी मोहम्मद अली जिन्ना के समय पे, तो डिमांड ऑफ पाकिस्तान के लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भैया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में कोलकाता में उसकी घोषणा की थी। किसकी मांग के लिए, पाकिस्तान की मांग के लिए, किसने, मुस्लिम लीग ने। ठीक, तो कब की गई थी, अगस्त 16, कब, अगस्त 16 1946, यानी कि 93 का आंसर है बी। खैर 94 का आंसर देख लेते हैं, आप कमेंट में लिख चुके होंगे। खैर इसका आंसर है ए, 500। अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम 500 हो सकते हैं और न्यूनतम 60 हो सकते हैं, ठीक, राज्य विधानसभा में। खैर 94 का ए। ओके,
95 का बी हो गया 16 अगस्त। 96 जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वहां संभवतः क्या होती है, उच्चतम जन्म दर। अब जनसंख्या पिरामिड ऐसा बनता है, सबसे नीचे बच्चे, उसके ऊपर वयस्क, उसके ऊपर वृद्ध लोग, उसके ऊपर 80 प्लस कुछ होते हैं, यानी कि सबसे नीचे कौन होते हैं, सबसे नीचे होते हैं बच्चे। कौन से होते हैं सबसे नीचे, बच्चे। एनसीईआरटी में इकोनॉमी में 9th क्लास में प्रॉपर पूरा पिरामिड दिखेगा, इन्वर्टेड पिरामिड भी उसमें समझाए गए हैं, जनसंख्या पिरामिड समझाए गए। जनसंख्या पिरामिड कैसा है, जनसंख्या पिरामिड सीधा सीधा पिरामिड है, उसमें सबसे नीचे कौन होते हैं, सबसे नीचे बच्चे होते हैं। ओके, 9th क्लास एनसीईआरटी में इकोनॉमी में देख लेना जिसे देखना हो। खैर 96 का आंसर क्या है, इसका आंसर है डी। अगर किसी का व्यापक आधार है, बेस बड़ा है, उसका मतलब क्या, वहां पे बच्चे ज्यादा हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उच्च जन्म दर है, हाई बर्थ रेट है, वहां क्या है, हाई बर्थ रेट। 97 पे आते हैं, भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य माना गया था। तो यह अवध पे कब्जा करना, क्यों इसको अनुचित क्यों कहा गया था, क्योंकि डलहौजी ने क्या कहा, उसने कुछ नियम उसके कोई सब्सिडरी अलायंस वगैरह कुछ नहीं था उससे, खाली बस ये बोल दिया कि भैया ये जो अवध है, यहाँ के जो शासक हैं ये अच्छे से शासन नहीं कर रहे हैं और ये अयोग्य हैं, यानी कि इस काबिल नहीं है और भ्रष्ट भी हैं। उसने खाली दो चीजें बोली, शासक कैसे हैं, अयोग्य हैं, दूसरा शासक भ्रष्ट हैं, खाली दो बातें बोल दी और अवध कब्जिया लिया। कुछ और रीजन नहीं दिया, ना कोई उनसे अलायंस थी, खाली दो बातें बोली कि भैया तुम शासन चलाने लायक नहीं हो, लाओ हमें दे दो, और छीन लिया। ठीक, तो सबसे अनुचित कार्य किसका कब्जा माना जाता है, अवध पे कब्जा, यानी कि 97 का बी। झांसी से तो अलायंस थी यार, झांसी से अलायंस थी, देखना सही से। खैर इसका आंसर क्या है, बी। क्यों, क्योंकि सिर्फ अयोग्य और भ्रष्ट घोषित करके उनसे शासन छीन लिया था अवध का। 97 का बी। 98 भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है, जलभृत। इसका आंसर है जलभृत। ओके, एक्वाफायर। ठीक, जो अब देखो पूरा पेपर सॉल्व होने वाला है, आई होप तुम्हारा मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं मैंने बताया हुआ गलत बताया है तो उसको कमेंट में जरूर पिन लिख देना, जिससे कि मैं उसे पिन कर सकूं और आगे जो बच्चे हैं वो उसको देख सके। आपका जो फीडबैक है वो भी कमेंट में लिख देना, इससे हमको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, हमारे सर को बहुत हिम्मत मिलेगी, हमारे सर टूट जाते हैं कभी कभी। ठीक है, और हाँ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अनुरोध है सर की तरफ से भी मेरी तरफ से भी। खैर 99 देखते हैं। When did the United Kingdom officially become the 12th member of Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership? हिंदी में पढ़ दो भैया। यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता का 12वां सदस्य कब बना? दिसंबर 15 को। कब? दिसंबर 15 2024 का। 99 का आंसर क्या है सही? ए आंसर सही। अब 100 यानी कि अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद खत्म कर देंगे हम भाई। धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में है? नेपाल में। हमारे जो भाई साहब हैं, अर्पण भाई साहब, उन्होंने 12:30 पे मुझे पीडीएफ भेज दी थी, उनका एक आंसर जो है सही है, वो भी नेपाल लगा के आए थे। तो अर्पण भाई के लिए धन्यवाद और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो देखी। ठीक है, अब खत्म करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो भाई आप जो डाउट, अगर किसी को कोई हम हमारे वीडियो से रिलेटेड है, यानी कि जो हमने इन्फॉर्मेशन दी, आप डाउट भी पूछ सकते हैं। आपका कोई फीडबैक है वो भी आप दे सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया है तो उसको जरूर जरूर लिखना, क्योंकि आपके लिए नहीं और बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा। ओके, हमारे लिए भी हेल्पफुल होगा, हमें भी वो चीज सही हो जाएगी। सर जी ठीक है, बंद करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।